औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। बहुत से दोस्त, अब आपका ये सवाल था कि आप जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो आखिर इसका मकसद क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ज़रूरी था कि उसके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन हो कि मैंने कहाँ से शुरू किया, इस चैनल का मकसद क्या था और आज ये किस स्टेज पे है और मज़ीद हम इसमें और क्या करने जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब एक इंतहाई सादा और वाहिद फ़र्द थे ख़ानदान के, जो तालीम याफ़्ता थे, जिन्होंने प्रोफ़ेशनल डिग्री हासिल की और कोशिश की कि हम बहन भाइयों को भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकें। उनका मानना था कि जहाँ सभी को एटलीस्ट मास्टर की डिग्री करनी चाहिए, तो वहाँ उनका एक ख्वाब था कि कोई ना कोई एक डॉक्टर भी हो। मैंने अक्सर ये सवाल उनसे किया कि आखिर क्या वजह है कि क्यों एक डॉक्टर भी होना ज़रूरी है। तो वो कहा करते थे कि एक डॉक्टर अगर ख़ानदान में से हो तो बड़ा आसान हो जाता है ख़ानदान की रस्म व रवायात को तब्दील करने में, उनको इम्प्रूव करने में, उनकी गलतियों को सुधारने में, क्योंकि वो जानता है कि हमारे ख़ानदान में या हमारी फैमिलीज़ में ऐसे कौन से घराने हैं जो ज़रा लो तबके के हैं, जिनका हैंड टू माउथ हिसाब चल रहा होता है, तो वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो हर कोई जाता है, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जिनको चेकअप करवाने जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स आपके बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं होता। लेकिन जो ख़ानदान का जो एक फैमिली डॉक्टर होता है वो जानता होता है कि इस फ़र्द के मसाइल क्या हैं, अगर मैं इसे महंगी मेडिसिन लिखूँगा तो क्या ये ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। इस नज़रिए को सामने रखते हुए उनकी एक कोशिश थी कि जिस पे वो अमल दरामद करते रहे कि एक डॉक्टर हो। खैर बचपन ही से, प्राइमरी से लेके मिडल तक, ख़ास तौर पे वो घर जब भी घर में हुआ करते थे तो मुझे पर्सनली ख़ुद किताबें ला के पढ़ाया भी करते थे। उसके बाद उनकी एक कोशिश ये भी थी कि डॉक्टर्स तो सभी होते हैं, बन भी जाओगे, लेकिन डॉक्टर वो हो जो गरीबों के मसाइल को पहले समझे, उस शिकंजे में से गुज़रे, उसके बाद वो उनका इलाज करने के लिए अगर इस काबिल हो जाए तो ये इंतहाई खुशकिस्मती की बात है। तो उसके लिए वो मुझे इंतहाई हर लम्हा ये उनकी कोशिश होती थी कि वो मुझे उन मुश्किलात से आगाह करें, सिखाएं, उन गरीबों का वो जो दर्द है वो मेरे अंदर जगा सकें। खैर आहिस्ता 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 ये चीज़ें डेवलप होती गई और कुदरत भी कुछ इस तरह से हम पे साया फिगन हुई कि हालात मामलात तब्दील होते गए। हमारा जो घर था वो शहर में था और हमारा शहर दरियाए चनाब के किनारे पे वाक़या है। तो अक्सर मैं अपना एक छोटा सा बैग सा बनाता था जिसमें चंद किताबें, थोड़ा सा फ्रूट, एक पानी की बोतल, चलते चलते शहर से बाहर निकल जाता था। ये एक गांव था जो दरिया किनारे था और बहुत ही अच्छा पुरसकून, और वहाँ पे मैं खेतों में बैठ के किताबें पढ़ा करता था। शुरू में लोग मुझे समझते थे कि शायद ये खेतों में आता है, जवान है, कोई नशा करता है या कोई इसको अपना जुनून चढ़ा हुआ है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आते तो देखते कि ये तो किताबें पढ़ रहा है, तो फिर उनकी इंटरेस्ट बिल्ड होता। वो पूछते कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करोगे। तो मैं बताया करता था कि मेरे वालिद साहब का ये ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं और इस इलाके के लिए बनूं और अपने इन गरीब तबके के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मुझे वो बहुत दुआएँ देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनसे मानूसियत होती गई, वाक़फ़ियत होती गई। वो मेरे लिए, मुझे आज भी याद है कि कभी लस्सी, कभी साग और मकई की रोटी वो लोग ख़ास तौर पे लेके आया करते थे। वहाँ पे एक दरख्त था अमरूद और शहतूत का, तो अक्सर तोड़ के ताज़ा वो लेके आते थे। वो मेरी बड़ी हिम्मत बंधाते थे कि अच्छा बेटे, अल्लाह खैर करे तुम्हें, अल्लाह कामयाब करे, जब तुम कामयाब होगे तो हमारे लिए क्या करोगे, हमें भी चेक किया करोगे, हमारे से फ़ीस लिया करोगे। तो उनके इस तरह के सवालात होते हैं। खैर वक्त गुज़रता गया, मेरा एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हुआ तो मैं इस्लामाबाद में यहाँ शिफ्ट हुआ, तो फिर भी वही आदत साथ साथ रही। मैं ज़रा चल के कहीं पार्क में या कहीं और पुरसकून जगह पे चला जाता था जहाँ पे अपनी किताबें ले जाता और पढ़ा करता था। ये वो ख़ास जगह है, इस्लामाबाद का एक पार्क था जो मुझे बहुत ही पसंद था। यहाँ ठंडी हवाएं और पीछे का बैकग्राउंड फैसल मस्जिद यहाँ से करीब है। 2011 की बात है, आज 10 साल हो गए हैं। ये वही पार्क है, ये वही दरख्त है जिसके नीचे मैं आज
फिर से आके बैठा हूँ। उस वक़्त मैं सोचता था कि एक वक़्त आएगा कि जब मुझे भी ये सब चीज़ें अल्लाह देगा, घर देगा, गाड़ी देगी। यहाँ आते थे उन लोगों की गाड़ियों के सामने खड़े होके, और फिर कभी मौका मिलता तो किसी के मोबाइल से पिक्चर बना के चले जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सब चीज़ें हैं। तो 2011 में जब यहाँ आए तो उस वक़्त भी वालिद साहब को हार्ट अटैक होने की वजह से साथ शिफ्ट कर लिया। हमने यहाँ एक छोटा सा घर लिया तो वहाँ पे ही रहते थे। मेरे वालिद साहब को जो कोशिश थी वो चलती रही कि आप उन मराइल से गुज़रो, कम से कम ग्रास रूट से आओ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कामयाबी आसानी से और शॉर्टकट से नहीं मिलती। ये एक लॉन्ग ट्रैक होता है जिस पे आपको चलना होता है। मैंने भी की, अब आपकी बारी है। बस वो यही हिम्मत वाले जुमले बोल बोल के किया करते। जब यहाँ पे भी पिंडी में भी आए तो वालिद साहब की यही कोशिश थी कि उस मकसद को नहीं भूलना। वो जो मकसद हमारे, जिस मकसद के लिए हम इस रास्ते पे चले थे कि वो गरीब तबके के लिए, उन गरीब तबके के लिए हम काम करेंगे, और जो गरीब मरीज़ होंगे उनके मसाइल को समझेंगे और उनके मसाइल का कोई इलाज, कोई हल निकालेंगे। यहाँ पर सुबह में मैं कॉलेज जाता तो शाम में होती कोशिश कि अगर फ्री हो तो कुछ और कर लो। तो मुझे एक मेडिकल स्टोर पे जॉब मिल गई, तो वहाँ पे मैं शाम में जाता। वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे ये हुआ कि एक तो लोगों से मिलना, जो मेल जोल हुआ, कुछ थोड़ी बहुत पब्लिक डीलिंग आई कि कस्टमर को डील कैसे करते हैं, मेडिसिन कैसे देते हैं, मेडिसिन के नाम कौन कौन से होते हैं। लेकिन एक बहुत तल्ख हकीकतें भी कुदरत ने मुझे दिखाई कि प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं वालदैन की दवाई के लिए, तो जवान के पास अगर पैसे नहीं हैं तो बेचारा कभी उधार कर जाता था, मुझे आज भी याद है। और कभी उधार कर जाता, कभी आके कहता कि जी इनमें से वो वाली दवाइयाँ दे दें जो ज़रा 300-400 में आती हैं, बाकी वाली दवाइयाँ रहने दें। तो वहाँ एक चीज़ मुझे क्लिक होती कि जो डॉक्टर ने इलाज लिखा है वो तो ये कर ही नहीं पा रहे, इनके पास तो वो पूरी दवा ले ही नहीं पा रहे, तो मर्ज़ ठीक कैसे होगी। लेकिन डॉक्टर्स भी उनको कहा करते कि जी अब दवाइयाँ नहीं, अब खुराक बेहतर करें। कहाँ से करें खुराक बेहतर? वो घर में कुछ खाने को दवाइयाँ मुश्किल से ले पाते हैं। तो ये चीज़ समझ तब आई कि ये वो जब दवाइयाँ इतनी मुश्किल से लेते हैं तो फ्रूट और देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं आप? वो बेचारे। हमारे घर से हमारे कॉलेज तक एक रिक्शा जाया करता था, तो रिक्शे में बैठना, वहाँ वेट करना वो ज़रा मेरे लिए मुश्किल होता था, और टाइम भी ज़ाया होता था कि छुट्टी हुई उसके बाद बैठे हैं कि सवारियाँ पूरी होंगी तो रिक्शे में जाएंगे। उसका सलूशन ये निकाला कि मैं साइकिल पे जाना शुरू कर दिया। तो वो एक छोटा सा, एक टूटा फूटा सा साइकिल था जिसके ऊपर मैं जाया करता था। मैं वाहिद वो शख्स था अपने कॉलेज में जो मोटरसाइकिल पे भी नहीं बल्कि साइकिल पे आया करता था। तो वो सारे क्लास फेलोज़ लोग मुझे देखते और सोचते एक लम्हे के लिए कि या तो ये ड्रामे करता है या ये बहुत गरीब है। अगर गरीब होता तो फिर मेडिकल में ना होता, तो कुछ ना कुछ है सही। लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग जो लालची होते हैं या बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइफ में आते हैं, वो लोग मेरे से दूर रहे। मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सलूट किया करते थे, तो मैं हैरान भी होता था कि गाड़ी वालों को नहीं कर रहे, मुझे कर रहे हैं, तो मुझे क्यों करते हो सलूट? तो वो कहा करते कि सर आपको देख के एक तो हिम्मत मिलती है, खुशी होती है और दिल करता है कि आपको सलूट करें। तो मैं कहता क्यों? कहते आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि आप हम में से हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारी भी औलाद होगी या हम भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक जगह, एक किसी मकाम पे पहुंचेंगे। तो आपको देखते हैं तो हमें एक वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। यही वजह है कि वो स्वीपर जो था वो भी सफाई करता, तो आते जाते सलाम करता। और मुझे याद है आज भी एक बड़ा अजीब सा वाक़या कि रमज़ान की छुट्टी होने वाली थी, तो सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, तो वो मेरे पास लैब कोट और कुछ टाई 2-3 लेके आया। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते बेटा तुम्हारा ख़र्चा होगा टाई लेने पे, लैब कोट लेने पे। तो ये मुझे मिली है, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कोई मालिक नहीं है, लेकिन है ये नहीं। तो मैं चाहता हूँ तो आप ही हो वाहिद ऐसे कि जिनको ज़रूरत भी होगी और उनके काम भी आ सकती है। खैर मुझे खुशी भी हुई और अंदर अंदर एक लम्हे के लिए रोना भी, एक अंदर ही अंदर दुख भी हुआ कि ये एक तरफ से तो बेहतर कर रहा है और दूसरी तरफ वो क्या समझ रहा है। खैर हालात की सितम ज़रीफ़ी आपको सिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, द ब्यूटी ऑफ टाइम इज़ दैट इट नेवर रिमेन सेम, नाइदर गुड नॉर बैड। तो अच्छा हो या बुरा हो वो गुज़र ही जाता है।
खैर मेरा भी गुज़र गया, हाउस जॉब हुई और हाउस जॉब के बाद मुझे जॉब मिल गई जिसमें मैं टीचिंग में था। मैं MBBS के मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, MLC कैसे करते हैं, जिसे उर्फ़ आम में पर्चा काटना, ये लड़ाई झगड़े, ये सारे मसाइल वो मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं उनको पढ़ाया करता था। फिर मेरी चंद रावलपिंडी की तहसीलों में जॉब हो गई, जहाँ दूर देहातों में जाके काम करना होता था, अस्पताल में इलाज करना होता था, छोटे मोटे ऑपरेशंस भी करने होते थे। तो वहाँ देखा कि वहाँ असल में गरीब तबके की कंसर्न्स क्या हैं, बीमारियाँ क्या हैं, मसाइल क्या हैं। और फिर अब्बा जान की वो बातें, वो गाँव वालों की वो बातें और सभी चीज़ें ज़हन में रखते हुए मैंने कोशिश भी की कि मैं अपने आबाई शहर जाऊँ, वहाँ पे क्लिनिक बनाऊँ, और मैंने बनाया भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला भी। लेकिन जैसे ही आप कभी भी कोई नया काम करते हैं, अपने ख़ानदान से निकल के आप उस भेड़ चाल से निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना आप रुकावट बनता है, आपके अंदर से खौफ पैदा होता है। अगर आप उसको ओवरकम कर भी लें तो फिर दूसरा जो हर्डल आपकी लाइफ में आता है वो ख़ुद आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान वाले होते हैं। अगर आप एक दफ़ा किसी छोटे शहर से निकलते हैं तो आपको ख़ानदान पहले तो निकलने ही नहीं देता। अगर आप निकल आएँ तो फिर आपको वापस नहीं वो कबूल करता। खैर ऐसे ही हुआ, मैं भी गया, क्लिनिक बनाया, लेकिन वो मेरा क्लिनिक रिश्तेदारों की साजिशों, लड़ाई झगड़ों की नज़र हो गया। लेकिन मकसद ये था कि वो उन अफराद के साथ मेरा ताल्लुक़ रहे कि जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और उनकी दुआएं भी थी, उनकी हिम्मत भी थी, उनकी लस्सी, साग, रोटी वो आज भी मुझे याद हैं। वो टीचर्स जो मुझे बग़ैर किसी फ़ीस के पढ़ाया करते थे, बताया करते थे, गाइड किया करते थे। मेरे वालिद साहब की मेहनतें, जो वो सब चीज़ें जब ज़हन में आती हैं तो फिर एक हिम्मत सी आती कि कुछ ना कुछ करूँ। तो ये चैनल शुरू किया ताकि ये है कि वो क्लिनिक जो चार दीवारी में था, जिसको बंद करना चाह रहे थे, वो एक ऑनलाइन चला गया, वो सोशल मीडिया के थ्रू चलना शुरू हो गया। बुनियादी तौर पे शुरू में मकसद ये था कि चंद अफराद जो मेरे दोस्त थे वो आउट ऑफ कंट्री गए, जैसे सऊदीया, जॉर्डन और अबू धाबी वगैरह कर लें। ऑगमेंटिन या अमोक्सल जैसी एक कैप्सूल, एक टैबलेट भी अगर लेनी हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और एक प्रिस्क्रिप्शन, एक कंसल्टेशन हमारे पाकिस्तानी रुपए में कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये में पड़ती है। तो वो बेचारे गरीब अफराद जो यहाँ से वहाँ जाते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, वो कभी प्लम्बर बन के, कभी मज़दूर बन के, कभी ड्राइवर बन के, तो वो अगर पर मंथ 2 से 3 दफ़ा भी चेक करवा लेंगे, और ये तो खाली कंसल्टेशन है, तो अद्वियात का ख़र्चा अलग से। तो उनका फ़ोन आया करता था, वो पूछा करते थे, तो उनसे एक वहाँ हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन बना कि मेडिकल स्टोर वालों से बात होगी कि अगर हम पाकिस्तानी प्रिस्क्रिप्शन की आपको पिक्चर भेजें तो वो मेडिसन जो यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ स्लीपिंग पिल्स या एडिक्शन वाली नहीं है, जो ख़तरनाक नहीं है, वो अगर हम आपको यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन भेज दें तो क्या आप वहाँ दे देंगे। तो उनका कुछ जो वर्कर्स थे उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, तो वो मान भी गए, तो उनको मिल जाती थी। तो उनका फ़ायदा ये होता था कि वो सिंपल एक नेट पे, व्हाट्सएप पे या उस ज़माने में स्काइप, ईमो, इन पे कॉल किया करते थे। तो कॉल करने से वो सारे मसाइल अपने बताते। कभी तो ज़्यादातर ऐसे होता था कि वहीं पे उनको मेडिसिन बता देते थे या घरेलू टोटके से ही ठीक हो जाते थे। लेकिन जब कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के तो यहाँ से फ़ोटो भेजते और वहाँ उनको मेडिसिन मिल जाती। ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था। ख़ास तौर पे सऊदीया, अबू धाबी, जॉर्डन और मलेशिया, इन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ उर्दू बोल सकते थे, उर्दू स्पीकिंग लोग थे, वो एक दूसरे से रब्ता करते और आके नंबर शेयर करते और फिर बात करके वो अपना मसला बताते और मेडिसिन की या तो मेडिसिन ले लेते या प्रिस्क्रिप्शन वो हम यहाँ से वहाँ उनको भेज दिया करते थे। फिर उनके चंद सवालात होते थे कि जी ऐसा क्या खाएं कि हमारा वज़न कम हो जाए, क्या खाएं कि शुगर कंट्रोल रहे, खाने में क्या चीज़ें ऐसी हो कि जिससे वज़न ना बढ़े, और अगर वहाँ पे रिश्ते या शादियाँ करें तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह की गाइडेंस वो लिया करते थे। तो इसके लिए अगर बच्चे मट्टी खाते हैं तो क्या करें। तो इन सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के अपलोड करना शुरू कर दिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो
वो देखते फिर बताते कि हमने वहाँ फ़लाँ वीडियो देखी थी तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ। खैर इससे एक रब्त बनता गया। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव होती चली गई और मेरे जो आबाई शहर के जो लोग थे 90% तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं और जब तकलीफ़ में होते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सलूशन मिले और कोई अगर अपना सलूशन देने वाला मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। खैर कुछ लोग 5 to 10% वो भी होते हैं जो खाली आप पे नुक्ताचीनी करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिग्रेड करना होता है। उन्होंने नफ़रत की, उस क्लिनिक को ख़त्म किया तो ख़ुद ब खुद वो दूर हो गए। लेकिन जो अच्छे थे, जो समझना चाहते थे, वो आज भी राब्ते में रहे और उनके साथ वो जब भी बात होती है तो खुशी होती है, एहसास होता है कि जहाँ पे भी होंगे मेरे वालिद साहब देख रहे होंगे या वो लोग शायद अब वो नहीं रहे, वो से मेरे टीचर्स जो फ़ौत हो गए हैं, लेकिन उनका जो उनके साथ जो एक अहद किया था वो मुझे जब भी पूरा होता हुआ दिखता है तो मुझे खुशी होती है। तो अब 10 साल बाद, ये 10 साल का अरसा गुज़रा है। 2011 में यहाँ पे आया था, इस बेंच पे, ये इस दरख्त, इस पार्क में आके बैठा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल बाद इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ ना सिर्फ MBBS कर चुका हूँ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, प्राइवेट क्लिनिक्स कर चुका हूँ, टीचिंग में रहा हूँ और फिर अब न्यूरोसर्जरी की स्पेशलाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ। मेरा ख़्याल है कि अब वो टाइम है कि जब मैं लोगों को कम से कम बुनियादी अमराज जो बहुत कॉमन हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी और दूसरे जो मसाइल हैं इनके बारे में आगाही दी जाए और उनको इन मसाइल पे बात की जाए। एक सवाल जिसके जवाब में अक्सर ही तशनगी रह जाती है और ये शिकवा किया जाता है कि जी डॉक्टर्स तो बताते ही नहीं हैं, मसाइल पूछते रहते हैं कि मरीज़ को खाने में ना क्या दें, मरीज़ को खाने में क्या दें, तो वो कहते हैं जी आगे से डॉक्टर बताते ही नहीं हैं, बात ही नहीं सुनते। तो ये एक प्लेटफार्म है कि जिसके ऊपर जो भी मसाइल हों, जो क्या खाने में देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कोविड-19 की इस वबा के बाद जो सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया में है, हम सभी लोग तकरीबन महंगाई और मसाइल का शिकार हैं। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी न किसी तरह से आपस में मिलजुल कर अपने मसाइल का हल खुद निकालें, अपनी उन रस्मों और रवायात और उन आदात को ज़रा सा तब्दील करें जो हमारी सेहत की ख़राबी का मौजब बनती हैं। तो इस चैनल पे हमारी 3 प्लेलिस्ट हैं। पहली प्लेलिस्ट में तो हमारी कॉमन डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सांस की तकलीफ़ है, खून की कमी है, डिफरेंट बॉडी एक्स, दर्द वगैरह जो होते हैं, बुखार है, तो इन चीज़ों की हमारी डिस्कशन होती है। दूसरी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम न्यूरोसर्जरी रिलेटेड मसाइल जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं और शकीका, कमर के मसाइल, कमर के दर्द, अरकुन्निसा, शियाटिका जिसे कहा जाता है, उसके अलावा मोरों के मसाइल, मोरों की टीबी वगैरह, स्पाइनल कार्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके पे बात करते हैं। उसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी जिसमें उज़्व ख़ास का में तनाव का ख़त्म हो जाना, जो चीज़ें जो न्यूरोसर्जरी के साए में आती हैं के अंदर। तीसरी प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे जो डिफरेंट हमारे शोबात ज़िंदगी हैं, जैसे बैंक में काम करना, एक फ़ीमेल जो पॉलर में काम करती है, पुलिस में जो लोग काम करते हैं या डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, इनको कौन कौन से मसाइल होते हैं, कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे हम अमल करके छुटकारा हासिल कर सकते हैं या उनसे हम बच सकते हैं। पिछले साल में हमने जो बैंक में काम करते हैं, ख़ास तौर पे बैंक मैनेजर तो एक होता है, लेकिन बाकी जो दूसरे वर्कर्स होते हैं उन बेचारों की तनख्वाह कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती कि जिसमें वो अपनी फ़ैमिली का और अपने वालिदैन की अद्वियात, उनके मसाइल और बार बार अगर चेकअप करवाना है तो वो करवा सके। तो ख़ुद भी बेचारे सुबह 8 से रात 8 काम कर रहे हैं, ना वॉक करने का, पर दिल के मसाइल और फिर ब्लड वेजल्स, आर्टेरियल डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता टांगों में चलने फिरने में दिक्कत होती है और फिर वो एट द एंड टांगें काटनी पड़ती हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत तेज़ी से उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो रहा है जहाँ
बहुत ज़्यादा अफराद की टांगें काट कर माजूर कर दिया जाता है। तो अगर हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी हद तक लोगों को बचा सकते हैं। और अगर मेरा ये मानना है कि किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, ये कुरान में खुदावंद आलम खुद भी फरमाता है। तो अगर हमारी एक बात से अगर किसी की जान बच जाती है या एक इंसान की टांग या उज़्व बच जाता है, तो हमारे लिए भी एक खुशी और आखिरत का सामान होगा। हमारा बस इस चैनल को शुरू करने और इस स्टेज तक लाने और इसको मज़ीद आगे लेके जाने में बस 3 ही छोटी सी ख्वाहिशात हैं कि एक तो खुदा की रज़ा, जैसे अगर इसमें किसी का भी भला होगा तो यकीनन जो मेरे वालिद साहब ने कोशिश की, जो उनका ख्वाब था वो पूरा हो सके। वो एक क्लिनिक माय हेल्थ क्लिनिक के नाम से, मोहम्मद यूसुफ़, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ़ था, तो मोहम्मद यूसुफ़ हेल्थ क्लिनिक के नाम से ही चैनल है माय हेल्थ क्लिनिक। तो जो जब जहाँ देखेगा तो मेरा ख़्याल है कि उनको ज़रूर खुशी भी होगी और सवाब भी मिलेगा। दूसरा, वो अफराद, वो स्वीपर, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो किसान जो खेतों में काम करते हुए मुझे कभी हिम्मत बनाते, कभी मदद करते, दुआएं देते, तो आज उनके लिए एक शुक्रिया का पैगाम भी है। मेरे टीचर्स बहुत से जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो पौधा उन्होंने लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काफ़ी हद तक फलदार साबित हुआ है। और तीसरा, उन अफराद तक ये कोशिश, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि उन अफराद तक पहुँच सके कि जो अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट फेसबुक यूट्यूब यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें हेल्थ रिलेटेड मसाइल होते हैं और वो ना सवाल पूछ सकते हैं और ख़ुद भी उन्हें समझ नहीं आती। और ये मसला तब होता है जब वो वालिदैन की बीमारी और लाइलाज साबित हो रही होती है, तो तब वो बेचारे परेशान होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि अगर किसी भी ऐसे फ़र्द को कोई मसला है तो वो हमें, हमारा स्क्रीन पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसके अलावा फ़ेसबुक, यूट्यूब पे हमें कहीं पे भी अप्रोच कर सकता है। और इंशाल्लाह अगर हमारी स्पेशलिटी के रिलेटेड होगा तो उसको गाइड करेंगे। अगर हमारी स्पेशलिटी के रिलेटेड नहीं होगा तो जो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, अगर उससे भी डिस्कस करना पड़ा तो वो करके हम उन्हें एटलीस्ट गाइड कर देंगे। और जो भी हमें इनबॉक्स करेगा या वॉइस मैसेज करेगा या अपनी पूरी हिस्ट्री वो मैसेज कर देता है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज़ पॉसिबल। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। बस आखिरी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते कि जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो YouTube वीडियो बनाने वालों को पे करता है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो यकीनन इसके देखने के बदले में या हमें बनाने के बदले में हमें कुछ ना कुछ पे किया जाएगा। और वो पे, हमारी कोशिश भी ये होती है कि किसी न किसी गरीब मरीज़ या गरीब अफराद तक पहुँचे और ये एक सदका जारिया हो। तो आपका ये वीडियो देखना, ये चैनल सब्सक्राइब करना और इसको आगे शेयर करना न सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि किसी न किसी की ज़िंदगी बदलने, संवरने और उसके मसाइल का हल भी साबित हो सकता है। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।